हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में ढेर सारा व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अनुपम और आज हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक पूरी करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट पर यह लेक्चर आपके लिए समर्पित है। मैं अपना लेक्चर शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, आप इसे पसंद कर रहे हैं और ये आपकी तैयारी में थोड़ा भी मददगार सिद्ध हो रहा है, तो प्लीज आप पेज को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हमारा प्रयास जो है सब तक पहुंच सके। सो ऑन दिस वेरी नोट आज के लेक्चर में हम लोग शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक के शिवाजी के शुरुआती पहलुओं को डिस्कस किया था और जाना था कि उनके पारिवारिक बैकग्राउंड, उनके परदादा बाबाजी राजे भोसले, उनके दादाजी महाराजा मालोजी भोसले। महाराजा का टाइटल तो खैर उन्होंने नहीं कैरी किया था, तो हम उन्हें राजे शब्द के साथ संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पिता जो हैं शाहजी भोसले, शाहजी भोसले के जो भाई थे शरीफ जी भोसले, उनकी भी हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि शाहजी के भी दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम संभाजी भोसले रखा गया और छोटे पुत्र जो थे उनके, वो कौन थे? शिवाजी भोसले। हालांकि ये दोनों ही पुत्र उनके पहली शादी से हुए थे, जो शादी जीजाबाई के साथ हुई थी। इसके अलावा दूसरी शादी किससे हुई थी? तुकाजी मोहिते से, जिनसे शाहजी भोसले को एक पुत्र और थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, व्यंकोजी भोसले, जिन्होंने तंजावुर में मराठा साम्राज्य की नींव को स्थापित किया था। और हमने काफी रोचक तथ्य पिछले लेक्चर में देखे थे, तो अगर आपने वो वीडियो कवर नहीं किया है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को भी एक बार कवर करें ताकि वो आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध हो सके, आपका एक फाउंडेशन, एक आधार विकसित हो सके। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? तो आई एम ट्राइंग टू अनफोल्ड दी होल कंसेप्ट ऑफ शिवाजी इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस लेक्चर। तो बात कहां से होगी? शिवाजी के जन्म से होगी। शिवाजी के जन्म के समय से ही आप देखोगे, सबसे पहले तो बात करना यह उचित रहेगा कि 1630 जिस वर्ष उनका जन्म हुआ उस समय मराठवाड़ा या मराठा क्षेत्र की स्थितियां क्या थी। तो आप यहां पर देखोगे कि मराठा क्षेत्र के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, लगातार पूरा दक्कन का क्षेत्र तीन सल्तनतों के द्वारा पैरों तले रौंदा जा रहा था। कौन सी थी वो तीन सल्तनतें? एक तो आपकी थी निजाम शाही, दूसरी थी आदिल शाही और तीसरी थी कुतुब शाही, है ना। निजाम शाही अहमदनगर से बैठकर शासन करती थी, आदिल शाही जो है वो बीजापुर से बैठकर शासन करती थी और कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा से बैठकर अपना शासन चलाती थी। तो इन तीनों सल्तनतों के तले, पैरों तले पूरा मराठवाड़ा का क्षेत्र जो है वो कुचला जा रहा था। और शिवाजी का पैदा होना और उनका जो पूरा का पूरा एक प्रोग्रेशन है वो इतना स्पेशल क्यों है, ये हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, स्थितियां बहुत संकट से भरी हुई थी। मराठा वहां के लोकल्स होने के बाद भी अपनी स्थायी जमीन नहीं तलाश पाए थे। स्वराज का जो कंसेप्ट है वो उनसे कोसों दूर था और वो सिर्फ चाकरी में बंद कर रह गए थे इन सल्तनतों की। ठीक है, उनके खुद के कोई साम्राज्य नहीं थे, खुद की कोई स्वायत्तता नहीं थी, खुद की कोई सोवरिटी नहीं थी। और इसीलिए आप देखोगे कि मराठास के अंदर एक ये बहुत ही, कह लो आपकी पावरफुल इच्छा थी उनकी कि किसी ना किसी तरीके से हम अपनी जो जमीन है वो तलाश सकें। और शिवाजी के आने के बाद से ही ये प्रोसेस अपने आप में आप देखोगे तो शुरू हुआ था। अब तक मराठा एज अ कम्युनिटी आप देखोगे तो एक रीजन के रूप में, एक किंगडम के रूप में खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रूल एज सच इन दिस सो कॉल्ड एरिया, दक्कन एरिया और मराठा एरिया जिसकी हम बात करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ जमींदार बन के रह गए थे, जागीरदार बन के रह गए थे इन सल्तनतों के दरबारों में। हालांकि मराठास की स्थिति काफी हद तक आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में राजपूतों से कंपेयर की जा सकती है। बस अंतर यह है कि राजपूतों की खुद की रियासतें थी, खुद की टेरिटरीज थी जो कि सोवरिन थी। मराठास बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे इस समय तक,
उनके पास जो एक सबसे बड़ी चीज नहीं थी वो थी सोवरिटी। तो हाउ राजपूत्स वर डिफरेंट फ्रॉम दीज मराठास ऑन द बेसिस ऑफ सोवरिन फैक्टर। सोवरिटी का जो फैक्टर है ये दोनों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करता है। छत्रपति शिवाजी के टाइम पर ही 1630 से 1632 तक एक बहुत भीषण अकाल भी पड़ा, जिसे मां दुर्गावती अकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये 1630 से 32 के बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे अकाल पड़ा था। बहुत ही ज्यादा फेमाइन की स्थितियां जो हैं उस समय डेवलप हो रही थी। महादुर्गा देवी अकाल, अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं कहूं, तो जन्म के समय जो हमें बड़ी चीज होती हुई दिख रही है वो क्या है बच्चे? यहां पर महादुर्गा देवी, कलर ये दिख रहा है आपको कि नहीं क्लियर? और आई हैव टू टेक सम अदर। महादुर्गा देवी फेमाइन, ठीक है। तो ये आप देखोगे 1630 से 32 के समय पड़ा था, बहुत ही भीषण अकाल था। और इस पूरे साल आप देखोगे बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा, है ना। खास तौर पे जो बरार और बीदर के क्षेत्र हैं उनने बहुत ज्यादा सफर किया, है ना। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू यू, दिखेगा नहीं शायद ये कलर। तो मैं एक काम करता हूं, एक सेपरेट स्लाइड ले लेता हूं, है ना। सेपरेट स्लाइड ले लेता हूं और वहां पे इसको क्लियरली लिख देता हूं, है ना। 1630 से 1632 के बीच में, है ना, जब जो शिवाजी का बर्थ ईयर है 1630, है ना। तो आपको ये फेमाइन का नाम याद रखना है, महादुर्गा देवी फेमाइन, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जा सकता है ना। महादुर्गा देवी फेमाइन, महादुर्गा देवी फेमाइन, ठीक है। तो ये फेमाइन बहुत भीषण अकाल पड़ा था, ये आप ध्यान रखना इस टाइम पीरियड में। और इस अकाल ने सारी स्थितियों को एकदम निस्तनाबूद करके रख दिया था। अब आप इसे कोइंसिडेंस ही कह लें हिस्ट्री का, या कोई दूसरा फैक्टर मान लें, जब एक महायोद्धा जन्म लेने वाला है तभी प्रकृति ने इतना भीषण कहर ढाया मराठवाड़ा के लोगों पर और यह अकाल पड़ा। शिवाजी का जन्म कब हुआ? अगर मैं बर्थ की एग्जैक्टली बात करूं कि शिवाजी का बर्थ डेट क्या है, तो इसको लेकर काफी मतभेद है इतिहासकारों में, है ना। काफी मतभेद है इतिहासकारों में बर्थ डेट को लेकर। लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी आप देखोगे रिसेंटली एक तरीके से एक्सेप्ट की है एज बर्थ डेट। वैसे तो आप देखोगे कई जगह अप्रैल 1627 की भी बर्थ डेट मिलती है ना। कई सोर्सेज में आपको ये मिल जाएगी, बट इसको कभी एग्जाम में टिक मत करना, है ना, क्योंकि यही कन्फ्लिक्ट का कारण था। जो अभी फाइनल डेट ऑफ बर्थ उनकी मानी गई है खासतौर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, वो 19 Feb 1630 मानी गई है एज एक्सेप्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, 19 Feb 1630 ये दिन है जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। कहां पर हुआ जन्म? तो प्लेस आप याद रखना, बर्थ प्लेस उनका जो है जुन्नार, नियर जुन्नार फोर्ट ऑफ शिवनेरी, ठीक है, नियर फोर्ट ऑफ शिवनेरी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थितियों में, अकाल की स्थितियों में, जब लोगों को कुचला जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बहुत भयंकर तरीके से, तब एक योद्धा जो है शिवनेरी के किले में जुन्नार के समीप किलकारियां गूंजती हैं किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी हैं जीजाबाई, उनका नाम यहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीजाबाई के बारे में मान्यता यह है कि उन्होंने शिवनेरी के किले में एक मूर्ति स्थापित की थी, शिवानी देवी, शिवाना देवी भी हम जिन्हें कह सकते हैं, ठीक है। और शिवाना देवी से उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मुझे एक ऐसा योद्धा पुत्र देना जो स्वराज्य की स्थापना कर सके, जो मराठा
एक पूरी कौम है उसका उत्थान कर सके और इस पूरे क्षेत्र को विकसित कर सके, इस क्षेत्र का उत्थान कर सके। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो देवी शिवाना के नाम पर ही आप देखोगे छत्रपति शिवाजी का नाम शिव बा रखा गया। क्या रखा गया? शिव बा। बचपन में छोटे बच्चों को बा लगाया जाता है शब्द, इसलिए क्या बोला गया? शिव बा बोला गया। तो उनका नाम जो है कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखना कि एक देवी के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। शिवाई माता है ना, सो नेम वॉज बेस्ड ऑन नेम ऑफ शिवाजी was based on goddess of the fort, goddess of the fort शिवाई माता। शिवाई माता के नाम पर आधारित था उनका नाम। ठीक है, मन्नत मांगी गई थी और छत्रपति शिवाजी का जब जन्म हुआ तो इस देवी के नाम पर उनका नाम रखा गया। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। फादर का नाम जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फादर कौन थे उनके? तो फादर थे शाहजी भोसले, और मदर जो है उनकी कौन थी? तो मदर थी उनकी जीजा बाई, है ना। तो ये तो शुरुआती डिस्क्रिप्शन है। जीजाबाई जो है खुद एक बहुत बड़े देश पांडे घराने से आती थी, जमींदार घराने से आती थी। उन्होंने बचपन से ही, जीजाबाई ने स्वयं ही आप देखोगे तो बहुत सारे राजनीतिक परिदृश्य को अपने चारों ओर घटित होते हुए देखा था। एक पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में उनकी खुद की अपब्रिंगिंग हुई थी। जीजाबाई के पिताजी का नाम लखू जी था, जो खुद एक बहुत बड़े देशमुख थे। ठीक है, तो वहां से ये संबंध हुआ था। और आपको मालूम है वो कैसे संबंध हुआ था, मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि जीजाबाई के पिता जो थे उनकी सेना में काम करते थे शाहजी भोसले के पिता मालोजी भोसले। और मालोजी भोसले was in very good terms with his commander, or you can say with his chief लखू जी। तो लखू जी ने आप देखोगे जो मालोजी भोसले थे उनके पुत्र से अपनी पुत्री की शादी कराई थी, एंड दिस इज हाउ दिस मैरिज गॉट टू हैपन। इसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे रीजंस के कारण जो शाहजी भोसले थे और जीजाबाई थी ये साथ नहीं रह पाए, इनका सेपरेशन हो गया। बहुत सारे रीजंस थे, मतलब सेपरेशन एज सच की शादी तो जीवन भर बनी रही, लेकिन शाहजी भोसले ने दूसरा विवाह किया, है ना। और वही तुकाबाई मोहिते के साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि शाहजी भोसले के पास उत्तरी कर्नाटक अहमदनगर के द्वारा मिली हुई जो जागीरें थी उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो शाहजी भोसले ने भी इस बात में ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया और जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी को पूना और सूपा के आसपास की जागीरें जो हैं देकर वो खुद शिफ्ट कहां हो गए? तो आप देखोगे अहमदनगर की उत्तरी कर्नाटक में मिली हुई बेंगलुरु क्षेत्र की जागीरों में। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही सर्वाइव्ड। उन्होंने आप देखोगे छत्रपति शिवाजी के जन्म के बाद, जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही, क्योंकि अच्छा जन्म के समय छत्रपति शिवाजी का शिवनेरी के किले में होना भी कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि लगातार शाहजी भोसले मुगलों और बीजापुर के अगेंस्ट अहमदनगर की तरफ से लड़ रहे थे, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी के लिए एक बहुत सिक्योर्ड जगह चाहिए थी, खास तौर पे जब शाहजी भोसले पिता बनने वाले हों। तो इसलिए उन्होंने शिवनेरी के किले को चुना था, क्योंकि शिवनेरी का किला चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों द्वारा बहुत ही शानदार रूप से एक सुरक्षित स्थान था। छत्रपति शिवाजी के जन्म के लिए इससे बेहतर स्थान हो ही नहीं सकता था। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी शिवनेरी का किला। ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, जानबूझकर इस किले को चुना गया था। फिर धीरे धीरे आप देखोगे छत्रपति शिवाजी का एवोल्यूशन होने लगा। छत्रपति शिवाजी को जो शुरुआती अपब्रिंगिंग दी गई वो बहुत ही जबरदस्त अपब्रिंगिंग दी गई। उनकी माता जीजाबाई का स्पेशली आप देखोगे बहुत तगड़ा इंफ्लुएंस दिखाई देता है छत्रपति शिवाजी की अपब्रिंगिंग में, राइट। तो ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है। जीजाबाई ने उन्हें लोरियां सुनाकर बड़ा नहीं किया है, जीजाबाई ने उन्हें एक प्रिंस की तरह बड़ा नहीं किया है, जीजाबाई ने उन्हें बहुत ही मूलभूत आप देखोगे तो अपब्रिंगिंग दी है, एकदम बेसिक अपब्रिंगिंग दी है, और उनका विकास बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। जीजाबाई ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी का एक्सपोजर धार्मिक ग्रंथों की तरफ रखा, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य जो हैं उनका बहुत डिटेल में अध्ययन कराया, और जीजाबाई खुद भी देवी की भक्त थी, तो जय भवानी जय शिवाजी का जो आपने नारा सुना है वो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित है। जीजाबाई की अपब्रिंगिंग का ही पार्ट था कि उन्हें बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को स्वराज के रास्ते में आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि छत्रपति शिवाजी के पिताजी जो हैं वो स्वराज का उतना खुलकर समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो किस पर आधारित थी, किंग मेकर की भूमिका पर आधारित थी। तो वो भी यही चाहते थे कि आराम से अपना शांतिपूर्ण तरीके से पहले तो सर्वाइवल सुनिश्चित करो, उसके बाद स्वराज की बात हम आगे करने की सोचेंगे। लेकिन जीजाबाई की जो परवरिश थी उसने हमेशा शिवाजी को स्वराज की तरफ आकर्षित रखा। हालांकि इसका खामियाजा खुद उनके पिता शाहजी भोसले को भुगतना पड़ा। 1648 में शाहजी भोसले को उनके ही लोगों के द्वारा, जिनके लिए उन्होंने हमेशा जीवन भर समर्पित रहकर काम किया, अरेस्ट कर लिया गया था। बीजापुर के द्वारा भी शाहजी भोसले को बंधक बनाया गया। हालांकि बाद में फिर बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से छत्रपति शिवाजी ने अपने पिताजी को उस गिरफ्तारी से रिहा करवा लिया था। तो छत्रपति शिवाजी का भाई साहब नारा एकदम क्लियर था, हैंदवी स्वराज का नारा था, हैंदवी स्वराज हमें स्थापित करना है। बट वही बात आ जाती है कि छत्रपति शिवाजी को एक धर्म तक सीमित कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी का जो हैंदवी स्वराज है वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। छत्रपति शिवाजी के आसपास जो उनके बड़े चीफ कमांडर्स हैं वो सभी धर्मों से आते थे, सभी धर्मों को वो साथ में लेकर चलने का प्रयास करते थे। छत्रपति शिवाजी के स्वराज में योग्यता की जगह थी, ना कि धार्मिक दुर्भावना की। यह आप हमेशा याद रखिएगा। उनकी माता जी की अपब्रिंगिंग का ही प्रभाव था कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी सेना को हमेशा यह सख्त निर्देश देकर रखे कि कभी किसी भी महिला के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर रेस, whosoever she is, if she is a woman, she is deserved to be respected. So that is what Shivaji instructed his army very स्ट्रिक्टली, और इसीलिए आप देखोगे उनकी सेना के अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स बहुत सीरियसली जो है माने जाते थे। यहां पर तोरण विजय के बारे में दिखाया जा रहा है छत्रपति शिवाजी की, बट उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बातों के ऊपर और चर्चा करेंगे। तो जैसे आप देखोगे कहां पे बता दूं मैं आपको, स्लाइड तो फुल हो गई, थोड़ी सी यहीं पे जगह ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी की जो शुरुआती अपब्रिंगिंग है उसमें आप देखोगे माता जी का इन्फ्लुएंस तो था ही उनकी, बट गुरुज लाइक एकनाथ, तुकाराम एंड रामदास played very important role to confine Marathas as community, है ना, एक समूह के रूप में मराठाओं को इकट्ठा करना, उन्हें एक क्षेत्रीय पहचान देना, इसका काम बहुत जबरदस्त तरीके से किसके द्वारा किया गया। तो ये जो इतने सारे गुरुज, इनके नाम आप देख रहे हैं, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में आप देखोगे मराठा साहित्य को बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, मराठा साहित्य के ऊपर बहुत सारे काम किए, और इसीलिए आप देखोगे कि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से मराठा कम्युनिटी को कन्फाइन करने का काम किया है।
ठीक है बच्चे, तो ये आप याद रखिएगा, जो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गुरुज थे, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, एक बात और, इसमें से जो शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, रामदास, समर्थ गुरु रामदास, रामदास इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी। या मैं सिर्फ छत्रपति लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा, है ना। तो समर्थ गुरु रामदास इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल गुरु, उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो उनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, हिज पॉलिटिकल गुरु कौन माने जाते हैं, तो दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, ये उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दादाजी कोंडदेव को 1637 में, मतलब जब उनकी सिर्फ उम्र जो है सिर्फ 7 वर्ष की थी, तब उनके पिताजी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा तो सारे काम हैंडल नहीं कर सकता है, और वो अकेले अपनी माता जीजाबाई के साथ वहां रह रहे थे। तो दादाजी कोंडदेव जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है छत्रपति शिवाजी को एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बड़ा करने में, ठीक है। और साथ ही साथ दादाजी कोंडदेव ने उनको शुरुआती युद्ध कौशल की जो मिलिट्री स्किल्स है ना, तलवार चलाना, घुड़सवारी सिखाना, घुड़सवारी करना, इसके अलावा आप देखोगे तो पट्टा चलाना, एक पतला सा आयरन का औजार हुआ करता था, उसको चलाना, है ना, वो बड़ा जरूरी था। फिर छोटे छोटे आप देखोगे हथियार होते थे बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम की नीड थी, है ना, मिलिटेंसी उस टाइम की नीड थी, वो आना बहुत ही आवश्यक चीज थी। तो दादाजी कोंडदेव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये आप देखोगे तो इनका साथ शिवाजी को 1637 से 1647 तक मिला, और फिर इसके बाद आप देखोगे दादाजी कोंडदेव का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। तब तक छत्रपति शिवाजी की उम्र भी हो गई थी 16-17 साल की, ठीक है। तो दीज आर सम इनिशियल इंफॉर्मेशन जिनके आपको नोट्स बना लेने हैं ठीक तरीके से। फिर हम आगे बढ़ें तो छत्रपति शिवाजी ने एक एक करके बहुत सारे किले जो हैं उनको फतेह करना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहली चुनौती तो आप देखोगे उनको उन मराठा सरदारों से ही मिली, जिनका ईमान, जिनकी वफादारी आप देखोगे तो दूसरी सल्तनतों के लिए पूरी तरह से समर्पित था। जैसे उसमें एक नाम आता है, नाम में क्या नाम है उनका, चंद्रराव मौर्य करके एक नाम है, ठीक है। चंद्रराव मौर्य एक व्यक्ति हुआ करता था जावली क्षेत्र का। सबसे पहली चुनौती वही थी महाराज छत्रपति शिवाजी के लिए। और 1646 में आप देखोगे पहला किला जो छत्रपति शिवाजी ने जीता वो तोरण का किला था। तोरण के किले को फतेह करने के बाद उन्होंने चंद्रराव मौर्य से जावली क्षेत्र को जीता, और जैसे ही उन्होंने जावली क्षेत्र को जीता उनका जो स्वराज का पूरा क्षेत्र था वो दोगुना हो गया, हाईलाइट हो गए छत्रपति शिवाजी, सबकी नजरों में चढ़ गए छत्रपति शिवाजी। चंद्रराव मौर्य का खात्मा करना ये शिवाजी के लिए उस समय स्थानीय क्षेत्र पर सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है, जिन्होंने शुरुआती बूस्ट दिया छत्रपति शिवाजी को। ये एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये एपिसोड भी छत्रपति शिवाजी के जीवन में बहुत ही जबरदस्त एपिसोड था। अफजल खां को मारना कोई एक सिर्फ रैंडम इंसिडेंट नहीं था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे अफजल खां ने धोखा दिया था कनकगिरी के अभियान के द्वारा। किसे धोखा दिया था? छत्रपति शिवाजी के सगे बड़े भाई संभाजी को, और संभाजी इस अभियान में मारे गए थे। वर्ष था 1655 का। अफजल खां को जानबूझकर प्लान्ड तरीके से निपटाया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे ही और इसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आपको याद रखने हैं। दादाजी कोंडदेव के बारे में तो हमने बता दिया। इसके अलावा जो मावल कम्युनिटी थी वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो ये आप हमेशा याद रखना, है ना। अब ब्रिंगिंग में अगर आप देखोगे तो
Shivaji's upbringing marked Shivaji's upbringing was done in such a way that he was in deep connects with Shivaji's upbringing was done in such a way. Shivaji's upbringing was done in such a way especially the मावल्स। ये जो मावल कम्युनिटी है ना, ये वहां की महाराष्ट्र की लोकल कम्युनिटी है और इनके इनके साथ ही छत्रपति शिवाजी का जो है बचपन का ज्यादातर हिस्सा आप देखोगे तो वो बीता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो मावल्स कम्युनिटी से ही आते थे, जैसे तानाजी मालुसरे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपने मूवी देखी होगी तान्हाजी मालुसरे। ये भी मावल कम्युनिटी से ही आते थे, छत्रपति शिवाजी के एकदम राइट हैंड थे, बचपन के मित्र रहे हैं ये तानाजी मालुसरे, है ना। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी के बारे में ओथ ऑफ रायरेश्वर, रायरेश्वर की शपथ, है ना, कब हुई है? तो ये हुई 1645 में, है ना। शिवाजी took his oath to establish Handvi Swaraj with his मावल फ्रेंड्स। ये भोलेनाथ का मंदिर था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये मंदिर था, रायरेश्वर का मंदिर, जहां पे शिवाजी ने 1645 में ये शपथ ली थी। और इसी के बाद आप देखोगे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला, दिस ओथ वॉज फॉलोड बाय हिज expedition
in 1646, या his first expedition, his first expedition followed by his first expedition to fort of तोरन। तोरन का किला जो है ये छत्रपति शिवाजी की पहली उपलब्धियों में शामिल है, पहली सीखों में शामिल है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तोरण का जो किला है ये मात्र उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में जीत लिया था, है ना, बिना किसी बड़े खून खराबे के। एंड ही रीनेम्ड दिस फोर्ट वॉज रीनेम्ड एज प्रचंडगढ़। क्या नाम रख दिया था इसका? प्रचंडगढ़ नाम रख दिया था। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी के पहले एक्सपेडिशंस में से एक है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे उन्होंने रायगढ़ किले की स्थापना की। तोरण के किले का जब वो निर्माण करवा रहे थे तो उस समय छत्रपति शिवाजी को आकस्मिक रूप से एक खजाना हाथ लगा और इसी खजाने का उपयोग उन्होंने किया रायगढ़ किले के निर्माण में। रायगढ़ किले का निर्माण इतना शानदार कराया गया था कि आगे चलकर रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो जो भी यहां से खजाना या उन्हें वेल्थ मिली थी तोरण के किले से, वो उन्होंने कहां लगा दी? रायगढ़ के निर्माण में लगा दी। तो इसके बाद ही द कंस्ट्रक्शन ऑफ रायगढ़ वॉज फॉलोड आफ्टर दिस इवेंट। इसके अलावा आप देखोगे तो लगातार उन्होंने फिर कई सारे किले जीते। चाकन हो गया, कोंढाना हो गया, पुरंदर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, झड़ी लगा दी किलों की, है ना। Many forts were expedited या वन लिख लो। Many forts were won by छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत सारे किले जीते गए, जैसे उनमें से कुछ के नाम हैं यहां लिख देता हूं। चाकन का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संगमेश्वर का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे किले जो हैं जुड़ते 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 स्थिति ये बन गई थी बेटा कि शिवाजी के 35 से ज्यादा किले, है ना, 35 से ज्यादा किले उन्होंने क्या कर लिए थे? सक्सीड कर लिए थे, जीत लिए थे सफलतापूर्वक तरीके से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आप देखोगे आगे क्या हुआ। तो 1648 में छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी हैं ही गॉट अरेस्टेड, है ना। 1648 अरेस्ट ऑफ फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजी भोसले।
भाई अब लड़के पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो किस पे वो चीज का प्रभाव दिखाया जाएगा। तो उनके पिता शाहजी भोसले को इस ये प्रभाव इसका देखना पड़ा और बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी मैनेज्ड, उन्होंने मुगलों से संधि करके शाहजी भोसले को छुड़वा लिया था। तो किसने अरेस्ट किया था? तो बाय बीजापुर, बीजापुर के द्वारा क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है ना, सुल्तान ऑफ बीजापुर। बट शिवाजी मैनेज्ड, बट शिवाजी मैनेज्ड टू सेट हिम या हिज फादर फ्री बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी विद मुगल एम्परर शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा आप देखोगे एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी करके छत्रपति शिवाजी ने अपने पिता को हिरासत से मुक्त करवा लिया था। इसके साथ ही साथ जो मैं जावली की बात कर रहा था, बीजापुर का एक वफादार मराठा सरदार था चंद्रराव मौर्य। मैं यहां पे डेट लगा रहा हूं 1656 की। जावली एक्सपेडिशन, a loyalist and Maratha Sardar, a loyalist of Bijapur, a loyalist of Bijapur and a Maratha Sardar, Maratha Sardar Chandra Rao Maurya was defeated by Shivaji, was defeated by शिवाजी। तो ये चंद्रराव मौर्य का हारना ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। चंद्रराव मौर्य की हार जो है ना वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ठीक बाद ही आप देखोगे प्रतापगढ़ 10 सितंबर 1659, ठीक है। यहां पर एक बड़ी घटना हुई थी। इन सारी बातों से जो बीजापुर की उस समय की बड़ी बेगम थी आदिल शाह की विधवा, वो बौखला जाएगी और वो अपने भरे दरबार में खुला प्रस्ताव देगी कि है कोई योद्धा इस दरबार के अंदर जो छत्रपति शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर आ जाए। और उसने पान की ट्रे चलवा दी अपने दरबार में। ये पान की ट्रे कब चला करती थी? जब कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का यहां पर सवाल उठता था। सारे बड़े बड़े सरदार जो है रियासतों के, वो चुपचाप बैठे रहे। छत्रपति शिवाजी का इस हद तक आप देखोगे टेरर जो है लोगों के बीच में बढ़ चुका था। और इसीलिए आप देखोगे कि किसी ने वो पान उठाकर नहीं खाया। पान उठाकर खा लिया मतलब बीड़ा उठा लिया आपने, जिम्मेदारी ले लिया आपने। और इसीलिए कोने से फिर एक हाथ उठा। बहुत ही फेमस उस समय का एक पठान सरदार हुआ करता था मराठा क्षेत्र में, जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां ने ओवर कॉन्फिडेंस में वो पान की ट्रे अपनी तरफ मंगाई और उठाकर 2-3 पान इकट्ठे खा लिए और कहा कि मसल के रख दूंगा उस छत्रपति शिवाजी को मैं। है कौन वो? 5000 सैनिक और कुछ घुड़सवार मुझे दिए जाएं, छत्रपति शिवाजी को आपके कदमों में लाके फेंक दूंगा, मुर्दा चाहो तो मुर्दा दे दूंगा लाके। ये शब्द थे किसके भरे दरबार में? अफजल खां के।
अफजल खां का बहुत भयंकर टेरर था उस समय मराठा क्षेत्र में। अफजल खां कई बड़े बड़े सरदारों की हत्या कर चुका था उससे पहले, और छत्रपति शिवाजी के बड़े भाई संभाजी को मारने में भी अफजल खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब ये पता चला छत्रपति शिवाजी को, तो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन एज सच नहीं दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, करने दो। और प्रतापगढ़ किले के पास अफजल खां ने अपनी सेना को लाकर पड़ाव डाल दिया। इसके बाद बहुत सारी बातचीत के बाद फाइनली यह निर्धारित किया गया कि दोनों गुट आपस में बैठकर बात करेंगे। लेकिन अफजल खां अपनी इसी कूटनीति के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम था। वो बातचीत और वार्ता के नाम पर अपने शत्रु को मरवा दिया करता था, उसकी हत्या का षड्यंत्र कर दिया करता था। और यही बिल्कुल उसने किसके साथ पूरा का पूरा सीन सेट किया था? छत्रपति शिवाजी के साथ। कृष्णाजी भास्कर नाम के एक पंडित जी हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी के दरबार में। उन्होंने जाकर अफजल खां से बात की थी और ऐसा पोर्ट्रे किया था जैसे वो छत्रपति शिवाजी के साथ बिट्रेयल करने वाले हैं। और अफजल खां ने उनके सामने अपना सारा प्लान खोल दिया। अफजल खां को लगा कि ये तो जो है एक विद्रोही है, एक गद्दार है, हमारे साथ मिल गया आके। और फिर कृष्णाजी भास्कर ने जाकर छत्रपति शिवाजी को अफजल खां की इस पूरी नीयत से परिचित कराया था। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये 10 सितंबर कब की फोटो है? ये कब हुई थी ये घटना जो आपके सामने दिखाई दे रही है? ये प्रतापगढ़ के किले की घटना है, जहां पर दोनों गुट जो है आपस में मिलने वाले हैं, किले के ऊपर जाकर बैठक होने वाली है, दोनों के लोग निर्धारित किए गए हैं। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी के साथ जाएंगे, 10-10, 11-11 लोग ले जाना अलाउड है। अफजल खां के साथ भी वहां कैंप में 10-11 लोग उपस्थित हैं, बाकी सेनाएं नीचे की तरफ हैं और दोनों की मीटिंग होने वाली है। अफजल खां छत्रपति शिवाजी से काफी बड़ा था उम्र में। छत्रपति शिवाजी की उम्र आप इमेजिन कर लो कितने वर्ष की रही होगी। सिर्फ 29 साल के थे छत्रपति शिवाजी, और अफजल खां अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, डबल द एज ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की हाइट पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी बेटा, है ना, 5-5.25 फुट उनकी हाइट खत्म हो जाती थी, लेकिन शरीर बहुत गठीला था, शरीर में एक स्फूर्ति थी। आप फोटो में देख पा रहे होंगे पर्सनैलिटीज का कंपैरिजन। अफजल खां का शरीर देखिए, अफजल खां की पर्सनैलिटी देखिए। 6'1", 6'2", 6'3" ये हाइट थी अफजल खां की। जब दोनों एक कैंप में मिले तो छत्रपति शिवाजी ने सिक्योरिटी के तौर पर क्या पहन रखी थी? सिर्फ एक शील्ड पहन रखी थी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके पास हाथ में बाघनख भी था। अफजल खां ने कहा, अरे शिवा, तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, आओ मेरे गले लग जाओ। मुलाकात होने से पहले ही गले लगने का प्रस्ताव अफजल खां से शक की सुई को और ज्यादा क्या कर रहा था? मजबूत कर रहा था। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी जाकर जब गले मिले तो अफजल खां ने उन्हें एक हाथ से बहुत मजबूती से पकड़ लिया और अपने कुर्ते से कटार निकाल के उनकी पीठ पर जोरदार प्रहार करने लगा। सोचिए, आपको एक 6-6.25 फीट के आदमी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो, आप हिल भी ना पा रहे हो और लगातार आपके ऊपर खंजर से प्रहार किए जा रहे हैं, आपके मन में क्या बीतेगी? छत्रपति शिवाजी ने अपने सभी साथियों को पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं कोई एक्शन न लूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई देगी छत्रपति शिवाजी की। उन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ बाघनख अफजल खां की पीठ पे धसाते हुए, पेट से पूरा घुमाते हुए अतड़ियों को बाहर करके फेंक दिया। अफजल खां की मौत का यह मंजर पूरे क्षेत्र में एक दहशत की तरह फैला मानो। वहां छत्रपति शिवाजी के साथियों ने यह घटना होते ही मोर्चा संभाला और अफजल खां के जितने साथी थे उनको निपटा दिया। तभी प्रतापगढ़ के किले में, जो कि पहले से प्लानिंग की गई थी, एक तोप चलाई गई जो संकेत था मराठा सेना के लिए कि भाई चढ़ाई शुरू कर दो। और फिर चढ़ाई शुरू हुई तो अफजल खां की लगभग 5000 की सैन्य टुकड़ी को मराठों के द्वारा गाजर मूली की तरह काटकर जंगल में फेंक दिया गया। यह थी अफजल खां की पूरी कहानी जो आपको यहां पर थी मुझे सुनानी। और अब
इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी की जो स्वराज की धमक है वो दिल्ली के तख्त तक पहुंच चुकी थी। 1658 के आसपास औरंगजेब ने भी खुद का राज्याभिषेक करा लिया था। अपने भाइयों से उत्तराधिकार के संघर्ष में वो जीत गया था, क्योंकि औरंगजेब का भी जवानी का ज्यादातर हिस्सा, युवावस्था का ज्यादातर हिस्सा दक्कन में बीता था। तो दक्कन को लेकर एक विशेष ऑब्सेशन रखता था अपने दिमाग में, और इसलिए औरंगजेब को ये बातें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि ये कौन सा नया गुंडा आ गया भाई, कौन नया राजा आ गया, कौन नया योद्धा आ गया है जो मुगलों की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है, जिसने बीजापुर जैसे राज्यों का जीना हराम कर रखा है। और इसीलिए आप देखोगे औरंगजेब ने दक्कन में अपने सबसे योग्य व्यक्ति किसे, अपने मामा शाइस्ता खां को नियुक्त किया। ठीक है, तो 1660 से 1664 का जो एक टाइम पीरियड है, ये आप याद रखना। औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब। अच्छा, अफजल खां का तो मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, चलो पहले अफजल खां का लिख लेते हैं। 10th of September 1659 the Queen of Bijapur appointed Afzal Khan to deal with छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खां accepted the task and planned a murder conspiracy in order to kill छत्रपति शिवाजी महाराज। इन ऑर्डर टू किल छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए। बट शिवाजी हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी केयरफुली and Afzal Khan was killed by him in his प्रतापगढ़ एक्सपेडिशन। ठीक है, तो इसी डेट को, इसी के बाद आप देखोगे औरंगजेब जो है, औरंगजेब अपॉइंटेड हिज मैटरनल अंकल। क्या नाम था? औरंगजेब अपॉइंटेड हिज मैटरनल अंकल 1660 में मुगल एम्परर, मुगल एम्परर औरंगजेब appointed his maternal uncle शाहिस्ता खां, शाहिस्ता खां
इन दक्कन। ठीक है, और औरंगजेब ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहिस्ता खां जो है वो सारी समस्याओं से डील करके छत्रपति शिवाजी को मार के ले आएगा, है ना, मतलब छत्रपति शिवाजी से निजात दिलवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया भाई। पन्हाला के किले में आके औरंगजेब और इसने शाहिस्ता खान ने अपना पड़ाव डाला। इन 1663 शिवाजी अटैक्ड पन्हाला फोर्ट एंड शाहिस्ता खां lost his 3 fingers in this attack। और फिंगर्स से ऊपर शाहिस्ता खां का पुत्र भी मारा गया। पन्हाला के दुर्ग में छत्रपति शिवाजी 400 लड़ाके लेकर एक बारात के रूप में घुसे और ये आराम से सो रहे थे। खिड़की से धप्प से किसी के अंदर कूदने की आवाज आई। शाहिस्ता खां अलर्ट हुए, उन्होंने तकिए के नीचे रखी हुई कटार जैसे ही निकाली, पलटे, छत्रपति शिवाजी तलवार लगा के खड़े थे। उन्होंने बोला, हेलो शाहिस्ता भाई, कैसे हैं आप? शाहिस्ता खां खुद को संभाल पाता, उसने तुरंत वहां से उनके प्रहार से बचकर खिड़की से भागने की कोशिश की और दुर्ग से छलांग लगाने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी तब तक अटैक कर चुके थे। उसकी 3 उंगलियों में एक जोरदार प्रहार किया और शाहिस्ता खां चीख मारता हुआ नीचे किले के जंगलों में जा गिरा। सुबह बोरिया बिस्तरा पैक, रिटर्न टिकट टू दिल्ली। इस बात ने औरंगजेब को अंदर तक एकदम बौखलाहट से भर दिया। देखिए, ये टॉपिक बहुत वृहद है ना, मराठा, छत्रपति शिवाजी, सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम कवर करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो ये रहेगा, है ना। तो ये शाहिस्ता खां के साथ आप देख रहे हैं। फिर फाइनली ये पुरंदर की संधि है और यहाँ पे 2 लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। काफी ह्यूमिलिएटिंग थी ये, 1665 में हुई थी, बट हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पुरंदर की संधि में कैसे मिर्जा राजा जयसिंह नाम का ब्रह्मास्त्र औरंगजेब के द्वारा छोड़ा गया और छत्रपति शिवाजी के लिए ये काफी चिंताजनक स्थिति थी, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह इतनी भारी भरकम सेना लेकर चढ़ाई करेंगे कि ये बात अपने आप में इतनी मुश्किल हो जाएगी कि कैसे इस पूरी स्थिति को डील किया जाए, है ना। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये अभियान हुआ, क्या चीजें हुई, और फिर हम लोग छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक और उनके प्रशासन के बारे में बाकी की चर्चा जो है उसे पूरा करेंगे। तो इसी नोट पे आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम आपसे विदा लेंगे। खूब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में ढेर सारा व्यस्त रहिए। ऑन दिस वेरी नोट आई विल टेक योर लीव। दिस इज अनुपम गर्ग साइनिंग ऑफ। जय हिंद।